तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री सीरीज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में। और इसमें मैं तुम्हें केमिकल प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों अच्छी तरह से बताने वाला हूं। और नीट में किस टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको भी कवर करवा दूंगा विद थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो, जिससे तुम नीट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाओ। इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें मेन चार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है केपी केसी और उसका रिलेशन और अल्फा और के इक्विलिब्रियम के बारे में, तो थोड़ी बेसिक्स होती है। दूसरा तुम्हारा होता है ली चैटलर्स प्रिंसिपल, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तीसरा तुम्हारा केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। और चौथा है तुम्हारा पीएच कैलकुलेशन एसिड बेस और बफर का। ये चार टॉपिक तुम्हें आने चाहिए। और अगर ये तुम्हें चार टॉपिक आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चन इससे नीट एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्स 40 से 45 मिनट शायद लगेगा, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं तुम्हारी ये 16 नंबर कंफर्म करा दूंगा। तो प्लीज ध्यान से बैठे रहना और लास्ट तक सुनते रहना जो ये मैं बता रहा हूं। अगर तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो ना, तब भी तुम समझ जाओगे। तुम जाकर इसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, पीवाईक्यू लगा सकते हो या फिर जो डीपीपी मैं प्रोवाइड कराता हूं उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इस पीडीएफ के लिए तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं हम बेसिक से। देखो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। कोई प्रोसेस अगर रिवर्सिबल रहेगा तभी इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। अगर मान के चलो इरिवर्सिबल हो, ए कोई एक रिएक्टेंट है ए जो बन गया बी, वो इरिवर्सिबल है, तो क्या होगा उस केस में इक्विलिब्रियम बन ही नहीं पाएगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि रिएक्शन मतलब थोड़ा सा फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है। तो वह इक्विलिब्रियम किस नेचर का होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। मतलब जो ये कौन सा है तुम्हारा फॉरवर्ड है, इसको कहते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, और पीछे वाले को कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन रेट, ठीक है। तो वही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम पे चीजें होना रुकती नहीं है। एक स्टेटमेंट आता है कि क्या इक्विलिब्रियम पे चीजें होना रुक जाती है, क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक जाता है, नहीं यार, रिएक्शन नहीं रुकता। बस होता क्या है, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के इक्वल हो जाता है। इसलिए हमें क्या लगता है कि जो कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गया, सब चीजें सेम हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। सेम होना और रुकना दोनों सेम चीज नहीं है, ठीक है ना। तो वही बोला जाता है इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता। ए टू बी बनेगा, बी टू ए बनेगा, इस तरह से चलते रहता है। और ये होता कहां है, क्लोज्ड कंटेनर में हमेशा होता है। ये तुम्हें याद रखना है। अगर ओपन रहेगा तो कुछ चीजें उड़ जाएगी, तब रिवर्सिबल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं हम कुछ ग्राफ की, तो तुम्हें पता होगा कि जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। जो ब्लू कलर का है वो क्या है, वो तुम्हारा ए है, और रेड कलर का बी है। तो ए क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, हाँ भैया। और बी क्या है, बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ए रिएक्टेंट है, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, और बी प्रोडक्ट है तो बढ़ेगा। और एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट सेम आने लगता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है तुम्हारा रेट का, ठीक है ना। ये ग्राफ तुम्हारा किसका है, रेट का है, रेट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा कम जा रहा होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड थोड़ा बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों मिलकर एक टाइम ऐसा आता है जिसमें दोनों इक्वल हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, टी इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, बढ़िया। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम को हमें लिखना कैसे होता है, के इक्विलिब्रियम। ये होता क्या है, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वर्ड का नाम ध्यान से सुनना। अब मान के चलो कि एक रिएक्शन है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2c प्लस डी, ठीक है। और ये हमें तो रिवर्सिबल साइन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल साइन बनाना मस्ट है, तभी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगी, हाँ भैया। तो आपने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पर आर एफ इक्वल टू आर बी हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, हाँ भैया। तो के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू होता है के एफ अपॉन के बी। क्या होता है, के एफ अपॉन के बी। और इक्वल टू क्या होता है, तुम्हें याद रखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। मैंने तुम्हें पिछला लेक्चर में बताया था, अगर तुमने देखा है तो केमिकल काइनेटिक्स में ही बताया था, इससे पिछला लेक्चर में भी बताया था। क्या बताया था कि के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, ऊपर में प्रोडक्ट आता है, नीचे में क्या आता है, रिएक्टेंट आता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है, सी प्लस डी है, हाँ भैया। लेकिन सी का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाम की एक चीज मैंने बताई थी मोल कंसेप्ट में, अगर याद होगा तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है तुम्हारा 2 है, इसलिए क्या लग जा रहा है यहाँ पर, स्क्वायर 2 लग जा रहा है। नीचे क्या लिखोगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या a प्लस बी लिखोगे तो a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस तो नहीं लिखते हो ना, इंटू ही लिखते हो। अगर तुमने केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ी होगी तो पता होगा, हाँ भैया पता है। लेकिन इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो भी कहाँ जाएगा, इसके पावर पे आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कहाँ लगाना है, पावर में लगा देना है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना मत भूलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो भैया आप डिब्बा बना रहे हो ना, ये डिब्बा का क्या मतलब है, जैसे ये डब्बा बना हुआ है, जैसे एक ये आपने डब्बा बना दिया, एक को आपने एक डब्बा के अंदर रखा है, तो डब्बा क्या होता है तुम्हारा, एक्टिव मास होता है, ठीक है। एक्टिव मास को हम क्या बोलते हैं, डब्बा बोलते हैं, डब्बा को एक्टिव मास बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, कि इसका कितना कंसंट्रेशन है, और उसका वो क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब तुम्हें पता है क्या होता है। नॉर्मली जब भी तुम्हें कंसंट्रेशन कहीं भी दे रखा हो केमिस्ट्री में, तो तुम्हें क्या मान के चलना है, तुम्हें मोलरिटी ही मान के चलना है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, भैया कंसंट्रेशन लिखा है आपने, कंसंट्रेशन के तो बहुत सारे टर्म्स बताए हैं, अगर तुमने पढ़ रखा होगा तुम्हें पता होगा, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी बहुत बताया था। लेकिन तुम्हें मान के क्या चलना है, मोलरिटी मान के चलना है, जो कि क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है भैया। और एक बात याद रखना, एक्टिव मास जो होता है वो गैस के लिए डिफाइंड होता है। किसके लिए डिफाइंड होता है, गैस के लिए डिफाइंड होता है। अगर मान के चलो यहाँ पे ए या बी कोई भी अगर सॉलिड हो जाता है ना, सॉलिड या लिक्विड आ जाता, तो उस केस में क्या होता है, ए का जो
एक्टिव मास होता है वो क्या होता है, यूनिटी के इक्वल हो जाता है, मतलब 1 के इक्वल हो जाता है। तो तुम्हें याद रखना है गैस के केस में ही बस तुम्हारा एक्टिव मास डिफाइन होता है, सॉलिड लिक्विड को हमें 1 मानना पड़ेगा। मतलब मान के चलो कि यहाँ पर सी तुम्हारा सॉलिड होता तो हम क्या करते, इस वाले को हम 1 मान लेते। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। उस टाइम पर तुम्हें सी को लिखना होता है, सी की जगह पे 1 लिखना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अबाउट के इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। तो देखो अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, मतलब कुछ ऐसी पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, अभी तो हम समझ लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा कैसे आता है, लेकिन अगर हम रिएक्शन के साथ कुछ खेल करते हैं, मतलब रिएक्शन को उल्टा पुल्टा कुछ करते हैं तो क्या होता है। देखो अगर रिएक्शन को क्या किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है। जैसे मतलब तुम्हें दिखाऊं तो H2 प्लस I2 क्या दे रहा है, 2HI दे रहा है। लेकिन मान के चलो कि इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, 2HI को मैं इधर ले आऊं और H2 प्लस I2 को मैं उधर ले जाऊं, तो उस केस में क्या होता है, K डैश जो निकल के आता है वो क्या होता है, 1/K इक्विलिब्रियम होता है। मतलब जस्ट उल्टा कर, जब अगर तुम रिएक्शन को पलटोगे तो क्या होगा, K डैश जो नया K की वैल्यू निकल के आएगी वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, रिएक्शन को रिवर्स करने पे वो भी रिवर्स हो जा रहा है। ऐसा मैंने तुम्हें बताया था, बताओ कहां बताया था, थर्मोडायनेमिक्स में पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, बात करते हैं अगर रिएक्शन को तुम मल्टीप्लाई करोगे n से, किससे मल्टीप्लाई किया गया, n से, तो K डैश जो निकल के आता है वो क्या हो जाता है, K इक्विलिब्रियम पे पावर n हो जाता है। मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मान के चलो मैं बोलता हूं इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2HI हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा और इधर 4HI हो जाएगा। समझ रहे हो, तो सब सारी चीजों में 2 आगे लग जाएगा। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है। और अगर सारे रिएक्शन को ऐड किया जाता है, जैसे मान के चलो हमारे पास 2 रिएक्शन है, ए से बन रहा है ए से बन रहा है बी प्लस सी से बन रहा है तुम्हारा डी, ऐसे कुछ करके बहुत सारे रिएक्शन है और तुम सारे 2-3 रिएक्शन को जोड़ते हो, तब K डैश का निकल के आता है K1 इंटू K2, और अगर K3 है तो K3 भी आ जाएगा। तो K डैश इक्वल टू K1 इंटू K2 अगर तुम 2 रिएक्शन को जोड़ रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, और जो तुम्हारे ये के इक्विलिब्रियम है ना यार, ये कांस्टेंट होता है, ये बस टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, तुम्हें याद रखना है। जो तुम सोचो जहां भी केमिस्ट्री में कांस्टेंट आ रहा है या फिजिक्स में भी अगर तुमने कांस्टेंट पढ़ा होगा तो कांस्टेंट कभी डिपेंड नहीं करता। तुमसे अगर मैं पूछूं कि बताओ अगर मैं सी का कंसंट्रेशन चेंज कर दूं तो क्या के इक्विलिब्रियम चेंज होगा, नहीं भाई, सी मतलब के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। क्या होगा, अगर तुम सी चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, ए या बी कोई चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अगर तुम प्रोडक्ट बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट भी बढ़ जाएगा, ऐसा होने वाला है। लेकिन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, किस पे डिपेंड करती है, बस टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। बढ़िया, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करने वाले के इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है केसी, एक होता है केपी। जो अभी हम पढ़ कर आए हैं ना, ये क्या होता है, ये केसी ही होता है। क्या होता है, केसी होता है, क्योंकि सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। हमने जस्ट पढ़ा है ना, ये एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, जो कि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में होता है। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, केसी पढ़ते हैं। लेकिन बात करते हैं केपी क्या होता है। देखो अगर हम एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब क्या होता है, केसी होता है, और अगर हम एक्टिव मास को प्रेशर के टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब क्या होता है, केपी होता है। केपी जो होता है वो उसी के लिए डिफाइंड होता है, बस गैसियस के लिए डिफाइंड होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रेशर जो बनने वाला है वो गैस का ही बनेगा। मतलब मान के चलो अगर सॉलिड लिखा गया तो उसके लिए केपी डिफाइंड ही नहीं हो सकता उस रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, और मान के चलो हमारे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन की मान के चलो केपी की वैल्यू दी गई है या केसी की वैल्यू दी गई है और तुमसे दूसरा पूछा गया, तो एक रिलेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम चाह कर भी नहीं बोल सकते। वो क्या होता है, केपी इक्वल टू केसी आरटी अपॉन पावर, मतलब पावर में क्या आता है, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, अगर याद होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैंने डेल्टा एनजी क्या बताया था। डेल्टा एनजी क्या होता है तुम्हारा, बताओ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। लेकिन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का क्या होता है, गैसियस मोल, मतलब जो गैसियस मोल होगा उसको तुम्हें माइनस करना होता है। लाइक डेल्टा एनजी अगर तुम बताओ 0 के इक्वल आएगा तो क्या होगा, केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो तुम्हारा 0 हो जाएगा तो केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा एनजी अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो केपी इज ग्रेटर देन केसी, और डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो केपी इज लेस देन केसी। ये तुम्हें याद रखना है। और डेल्टा एनजी याद है ना, नहीं याद है तो जाकर पिछला लेक्चर देख के आओ, मैं बताने नहीं वाला फिर से। डेल्टा एनजी होता है तुम्हारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो भी क्या, गैसियस मोल वाला, बस बढ़िया। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिएक्शन है जिससे क्या बन रहा है, ए से तुम्हारा 2b बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, 2b बन रहा है। आई थिंक अब तुम्हें दिख रहा होगा। अब दिया हुआ है द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर ऑफ 2500। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, केबी इज 2500 गुना ज्यादा है केएफ के। ये समझ गए ना, बैकवर्ड वाला रिएक्शन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। केएफ का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। केबी का क्या मतलब होता है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ठीक है भैया, तो हम लिखना चाहे तो केसी इक्वल टू केएफ अपन केबी लिखेंगे। हाँ, तो केबी की जगह क्या आ जाएगा, केबी की जगह 2500 आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अपन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो हमारा केसी क्या निकल के है, हमारा केसी निकल के आया 1/2500। लेकिन पूछा गया है, तुम ये देखो, पूछा गया है केपी क्या होने वाला है। अब तुम्हें पता है कि अगर मान के चलो तुम्हें केसी पता है, तुम्हें केपी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, केपी इक्वल टू केसी आरटी एनजी। तो अब केसी की वैल्यू पुट कर दो, जो कि आ गया 1/2500। आरटी का वैल्यू, आर का वैल्यू यहाँ दे रखा है, आर की वैल्यू पुट करो। टी की वैल्यू 25, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 केल्विन, तो 1000 भी पुट कर दो। और डेल्टा एनजी कैसे निकलेगा बताया था ना, अगर ए इक्वल टू 2b है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कितना है 2 है और रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो मतलब कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो डेल्टा
ln g का पावर मतलब क्या होगा 1 होगा। अब कैलकुलेट करोगे 1/25 इंटू 83.1 तो 0.033 निकल के आएगा। ये इसका आंसर है। बहुत आसान होता है। नीट 2025 का क्वेश्चन है, पिछले साल का ही देख रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन होता है। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, 2024 का क्वेश्चन है। देखो, एट ए गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। देखो, एक रिएक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, 3a2 प्लस b2 क्या दे रहा है, 2a3b दे रहा है, ठीक है ना। 3a2 b2 इक्वल टू क्या दे रहा है, 2a3b दे रहा है। उसका कितना दे रखा है कांस्टेंट तुम्हारा, उसका दे रखा है k1। अब पूछा गया है अगर a3b इक्वल टू 3/2a2 प्लस 1/2b2 होगा तब क्या होगा। तो अब तुम दोनों को आराम से ऑब्जर्व करो और देख के बताओ कि क्या चेंज किया गया। मतलब पहले वाले रिएक्शन में ऐसा क्या चेंज करूंगा जो दूसरा वाला रिएक्शन बन जाएगा। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम बोलोगे ये कि भैया हम क्या करेंगे, पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। मतलब जो यहाँ पर a3b लिखा हुआ है इसको हम इधर ले आएंगे और जो a2b2 लिखा हुआ है उसको हम उधर ले जाएंगे। समझ गए। हाँ भैया, पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। जो भी तुम बोलो, हाफ से मल्टीप्लाई बोलो, डिवाइड बोलो, दोनों सेम ही चीज है। मतलब हाफ कर देंगे। हाफ कर दोगे तभी ना यार, जो यहाँ पे 2 है 2 क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर b2 के सामने 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो मतलब किया क्या गया है, पहले रिएक्शन को अगर तुम रिवर्स करके हाफ कर दोगे तो क्या आ जाने वाला है, दूसरा रिएक्शन आ जाने वाला है। तुम्हें यही रिलेशन को आइडेंटिफाई करना होता है अपना दिमाग लगा के, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है। और सच बताऊं तो कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग के पास तो कॉमन होगा यार, क्योंकि तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बात करते हैं इस रिएक्शन को हम रिवर्स करें तो k डैश इक्वल टू क्या होता है, k डैश अगर रिवर्स करेंगे तो बताया था ना 1/k1 होता है। अगर कभी भी तुम रिवर्स करते हो कोई रिएक्शन को, देखो बताया था ना 1 क्या होता है, k1 होता है। हाँ भैया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने हाफ कर दिया। हाफ करने पे क्या होता है बताओ, उसके पावर पे 1/2 लग जाएगा। देखो, अगर मैं तुम्हें बताया था, मैंने मल्टीप्लाई का ही बताया था। अगर मान के चलो उसको हाफ कर दिया जाए, अगर कोई भी चीज को अगर हाफ करते थे तो हाफ करने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। तो k डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्विलिब्रियम के पावर 1/2, या इसको तुम लोग सकते हो ना √k। समझ रहे हो। तो अगर कहीं भी लिखा हो हाफ किया गया या 1/3 कर दिया गया तो 1/3 करने का क्या मतलब हुआ कि तुम 1/3 से उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो याद कर देना कि जब भी तुम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हो, हाफ करते हो, तो उसका जो k इक्विलिब्रियम होता है वो क्या हो जाता है, √, नया वाला जो k इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, √k के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। और अगर तुम इसी तरह से रिएक्शन को किसी को क्या करोगे, मतलब वो कर दोगे हाफ की जगह, तुम क्या बोलूं मैं, वो 1/3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, k के पावर 1/3 हो जाएगा। मतलब तुम्हें बस मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन तुम समझ पा रहे हो मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/3 से करना है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर हाफ किया गया था, तो हाफ किया गया था इस कारण से क्या होगा, √k डैश हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भैया, तो अब kt इक्वल टू क्या निकलेगा, kt इक्वल टू पहले तुम्हारा रिवर्स वाला निकलेगा, क्योंकि रिवर्स किया गया तो 1/k1 होगा, लेकिन k1 के साथ क्या होगा, √भी लगेगा। √, क्यों लगेगा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हाफ भी किया गया, हाफ के कारण क्या लगेगा, √। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी सही है। समझ गए, पहले इनवर्स, इनवर्स के बाद √, ठीक है भैया, समझ में आ गया, बढ़िया। अब हम बात करते हैं k इक्विलिब्रियम के बारे में, कि k इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो मैंने बता दिया डिपेंड किस पे करता है, बस टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। बढ़िया। तो अब जो बात करते हैं, जो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट मेंशन है और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अगर जो तुम्हारा k इक्विलिब्रियम का वैल्यू है वो 10⁻³ से ज्यादा है, तब क्या होता है, तुम्हारे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे, जिस टाइम पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाती है उस टाइम पर ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्यों तुम बताओ। k इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, k इक्विलिब्रियम इक्वल टू होता है kF/kb। अगर इस k इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, kF का वैल्यू ज्यादा होगा, kb का वैल्यू कम होगा। समझ रहे हो। और kF का वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, मान के चलो एक रिएक्शन है जिससे A से B बन रहा है, ठीक है। तो अगर kF का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा जा रही है, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा जा रही है इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इस बात को समझो। इक्विलिब्रियम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाए। लोग इस बात को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि बस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हो सकता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम हो भी और हो सकता है सेम ना भी हो, उसके कंसंट्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे, कि रेट सेम होना चाहिए, कि फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट सेम हो सकता है भाई कि कंसंट्रेशन सेम हो ना हो, तो बात की बात है। समझ गए ना इस बात को। इसीलिए अगर k इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर ज्यादा आती है 10⁻³ मतलब 1000 से ज्यादा आती है तो प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। अगर k इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर बहुत कम होती है मतलब 10⁻³ से कम होती है तो रिएक्टेंट ज्यादा होता है। और k इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर बीच में होती है 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में होती है तब उस टाइम पर कोई भी डोमिनेट नहीं करता। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल तो नहीं बोल सकता, इक्वल डिपेंड करेगा तब जिस टाइम पर रिएक्शन क्या दी गई है वो डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों अप्रोक्स कुछ कुछ मात्रा में प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, बढ़िया। अब हम बात करते हैं एक और छोटे से फॉर्मूले की, जो कि मैंने तुम्हें थर्मोडायनामिक्स से बता दिया है, लेकिन फिर से बता देता हूं। देखो, थर्मोडायनामिक्स से एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln k। ये पढ़ा था ना। हाँ भैया, आपने पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइम पर डेल्टा जी 0 होता है, मैंने बताया था। याद नहीं हो रहा तो जाकर देख, क्यों मैंने बता रखा है तो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम इसको 0 कर दोगे तो क्या निकल आएगा, डेल्टा जी नॉट
याद रखो इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है, ठीक है, डेल्टा जी जीरो होता है। तो ठीक है भैया आएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 2.303 आरटी एलएन के क्यू, और अगर डेल्टा जी नॉट लेस देन बने तो के इक्विलिब्रियम मोर देन वन होगा, स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नॉट अगर मोर देन बने तो के इक्विलिब्रियम लेस देन वन होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना, कि बताया था ना डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन वन होता है तभी लेस देन जीरो होता है, अगर डेल्टा जी तुम्हारा नेगेटिव में होता है तभी क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, बता चुका हूं, देख के आना अगर नहीं पढ़ाया थर्मोडायनामिक्स तो। अब हम बात करने वाले लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, और बहुत ज्यादा आसान है। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी हो रहा है उसको उल्टा कर दो, मतलब ली चैटलियर का एक ही काम है, इसका काम है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, कि भाई इक्विलिब्रियम बैलेंस होना चाहिए। अगर तुम कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो तुमको एक चमाटा मारेगा, बोलेगा भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन करो, तुम चुपचाप तो कुछ भी करना है करो, इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। बात करें क्या भैया आप कैसे बोल रहे हो, देखो हम पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो मान के चलो हमारे पास क्या एक आर है और एक पी, आर का मतलब क्या है, तो मेरे रिएक्टेंट है, और पी का मतलब प्रोडक्ट है। अब तक तो समझ ही गए होगे, मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आर का मतलब रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट। तो अगर तुम रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, अगर तुमने रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया, तुम बताओ कि इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट होता है, हाँ भैया। तो अगर मान के चलो तुमने रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दी, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट हो गया, अगर तुमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। अब तुम्हें इक्विलिब्रियम को तो सेम रखना है, क्योंकि ये तो बस किस पे डिपेंड करता है, ये तो बस टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर तुमने रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया तो तुम्हें प्रोडक्ट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तभी तुम्हारा इक्विलिब्रियम तुम्हारा सेम रहेगा। तो ये लिखा गया अगर तुम रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड में क्यों जाएगी, ताकि जिससे तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम है वो सेम रह सके, और प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सेम उस तरह से अगर मान के चलो तुम रिएक्टेंट को डिक्रीज करते हो, रिएक्टेंट को तुम डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों जाएगी, ताकि बहुत ज्यादा और रिएक्टेंट बना सके, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान के चलो तुम प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दिए, अब प्रोडक्ट को तुमने इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अब रिएक्शन क्या जाना चाहिए, अब अभी रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए। जैसे आर इक्वल टू पी था ना, तो अब तुमने प्रोडक्ट को बहुत बढ़ा दिया, तो बोलेगा भाई मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को जितना कम था मेरे को कम में ही खुश था, तो क्या बोलेगा मुझे पीछे की तरफ जाना है, मुझे भेजो, मुझे रिएक्टेंट बनाओ। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, बैकवर्ड की तरफ डायरेक्शन शिफ्ट होगा। और अगर पी को तुम डिक्रीज कर दो, अगर आर इक्वल टू पी है और अगर तुम पी को डिक्रीज कर देते हो तो क्या बोलेगा, भाई पी तो कम हो गया, पी कम हो गया, क्या करो, फिर बोलेगा रिएक्टेंट तुम जल्दी से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो। तो उसके लिए क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी। समझ गए इस बात को। बात करते हैं टेंपरेचर की, तो बहुत आसान है। मैंने तुम्हें दो तरह का प्रोसेस बताया था, पहला बताया था एंडोथर्मिक, दूसरा बताया था एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, मान के चलो तुम्हारा कोई रिएक्टेंट है, उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है, उसको हीट चाहिए, उस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक बात याद रखना, अगर तुम टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किसमें शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड में। ऑब्वियस सी बात है, तुम ऐसे याद रख सकते हो कि मान के चलो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन प्लस रिएक्शन में हम हीट जोड़ते हैं तब जाके प्रोडक्ट बनता है। बताया था एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें हीट देना पड़ता है, एंडोथर्मिक में हमें हीट देना पड़ता है। तो हीट इसमें कहां आ रहा है, हीट इसमें तुम्हारा एक तरह से रिएक्टेंट में ही आ रहा है ना। समझो, समझने के लिए कि एंडोथर्मिक में जो हीट होता है वो एज किसकी तरह काम करता है, रिएक्टेंट की तरह काम करता है। और अगर हीट और टेंपरेचर तो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही चीज होते हैं, तो अगर तुम रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो अभी जस्ट पढ़ाई क्या होता है, डायरेक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। उस तरह से इसमें तुम टेंपरेचर को बढ़ा रहे हो, मतलब तुम हीट को बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वही बात करें एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है तुम्हारा, एक्सोथर्मिक के केस में तुम्हारा हीट रिलीज होता है। तो इस केस में अगर तुम टेंपरेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और मैं तुमसे अगर यहां पूछूं बताओ एंडोथर्मिक में अगर मैं टेंपरेचर को कम करता हूं तो बताओ क्या होगा, ज्यादा में तो हमने पढ़ लिया फॉरवर्ड होगा, तो बताओ कम में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है भैया बैकवर्ड होगा। इसमें तो कंफ्यूज नहीं करोगे ना यार, और ये तो वाइस वर्सा तो चलता है ना चीजें, अगर टेंपरेचर बढ़ा रहे हो तो फॉरवर्ड जा रहा है, तो टेंपरेचर कम करोगे तो क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। इसी तरह से इसमें टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या जा रहा है, टेंपरेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जा रहा है, तो एक्सोथर्मिक में अगर मैं टेंपरेचर कम कर दूं किधर जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो प्रेशर अगर तुम कभी भी बढ़ाओगे किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर, तो जो तुम्हारा डायरेक्शन शिफ्ट होता है किधर शिफ्ट होता है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डायरेक्शन किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, और अगर तुम प्रेशर घटा रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। समझ गए ना, इस बात को याद होना चाहिए। ठीक है भैया, हम बात करते हैं लास्ट इफेक्ट की ओर, जो कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की। अगर इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो देखो, अगर तुम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो तब क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर तुम इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो, तब तुम्हारा डायरेक्शन वहां शिफ्ट होता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। समझ गए, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा करने का ये मतलब है, मान के चलो मैं तुम्हें बताना चाहूं कि A2 प्लस B2 इक्वल टू क्या बना रहा है, तुम्हारा AB बना रहा है। ठीक है, मतलब AB बना रहा है, तो यहाँ पर क्या नंबर ऑफ मोल तुम्हारा 2 है और यहाँ पे क्या एक ही है, तो अब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए ना, नंबर ऑफ मोल जस्ट उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर देना, वही तुम्हारा नंबर ऑफ मोल है।
बढ़िया। और कैटलिस्ट का क्या काम होता है? कैटलिस्ट तुम्हारा कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो नहीं करता है, कभी भी अल्टर नहीं करता, कुछ नहीं करता, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। किसके ऊपर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। कैटलिस्ट क्या करता है बस तुम्हारा बताओ? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, अगर तुम्हें याद हुआ तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बता रखा है, ठीक है ना। बात करते हैं अगला टॉपिक की ओर, जो कि है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है? देखो इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है और 0 से ज्यादा होती है। तुम्हें याद रखना अल्फा इक्वल टू होता क्या भैया? डिसोसिएशन। नाम से समझ में आ रहा है, और मैंने बताया भी था कि चैप्टर में सोल्यूशन में मैंने बताया था, अगर याद होगा तो अल्फा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स टेकन, जितना तुमने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, टेकन नहीं होगा, सॉरी यार यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया मेरे से, मैं करेक्ट कर देता हूँ इस चीज को। नंबर ऑफ मोल्ड हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर डिसोसिएटेड, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? टोटल इनिशियल मोल टेकन, मतलब जितना तुमने मोल लिया था उसमें से कितना मोल तुम्हारा क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया या टूट गया, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाम से समझ में आ रहा है डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? डिसोसिएट कर जाना। अगर हम बात करें, मान के चलो एक रिएक्टेंट है ए, जिससे क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। टाइम इक्वल टू 0, जिस टाइम पर टाइम स्टार्ट किया था रिएक्शन, उस टाइम पर हमने कुछ ए का सी कंसंट्रेशन लिया होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली जिस टाइम पर रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस टाइम पर प्रोडक्ट का 0 ही होगा। लेकिन क्या हो रहा है? जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ गया उस टाइम पर सी माइनस सी अल्फा हो गया, मतलब सी अल्फा कंसंट्रेशन कम हो गया ए का, और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? सी अल्फा हो जाएगा। अगर इससे सी अल्फा माइनस हुआ है तो प्रोडक्ट का भी क्या ही होगा? सी अल्फा होगा। समझ गए ना इस बात को? तो ये तुम्हें बेसिक याद रखना है, क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन दिया रखा है, ये 2024 का क्वेश्चन है, मतलब 2 साल पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखा कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन। रिएक्शन क्या देखा है? 2NO से क्या बन रहा है? N2 प्लस O2 बन रहा है, ठीक है भैया। 2NO से N2 प्लस O2 बन रहा है। अब दिया हुआ 0.1 मोल ऑफ NO इज टेकन इन क्लोज्ड वेसल। हमने क्या लिया? हमने 0.1 मोल ऑफ NO को ले लिया। अब पूछा गया व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। देखो अब हमें पता है कि NO यहाँ पे जो भी हम लेते हैं C माइनस सी अल्फा, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, यहाँ पर C क्या होता है? यहाँ पर C कंसंट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? मोल दे रखा है। तो हम मान लेंगे कि मोल ही कंसंट्रेशन है। क्यों भैया? क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। पर यहाँ पे देखो तुम्हारा दे ही रखा है, कंसंट्रेशन ही दे रखा है 0.1 मोल पर लीटर। पर कई बार मैं ऐसा हो बता रहा हूं, अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो तुमने नोटिस किया होगा, कई बार क्या होता है? कंसंट्रेशन ना देके तुम्हें डायरेक्ट क्या दिया जाता है? बस मोल्स दिया जाता है। तो तुम मोल्स को यूज कर लेना। क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो तुम मान के चल सकते हो कि वॉल्यूम क्या है उस चीज का 1 लीटर है, ऐसा तुम मान सकते हो। पर अगर मोल दिया तब भी यूज कर लेना, मैं बताना बस ये चाहता हूं, कंफ्यूज मत करना। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन तुम्हारा दे रखा है 0.1, तो अब तुम मान के चलो कि NO का इनिशियल कितना था? 0.1 था, ठीक है भैया। अब पूछ कह रहा है बताओ अल्फा का वैल्यू क्या होने वाला है, और केसी भी तुम्हारा दे रखा है। केसी ऑफ द रिएक्शन तुम्हारा दे रखा होगा, देखना यहीं पर केसी ऑफ द रिएक्शन तुम्हारा 1.60 केसी हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा ओके, केसी निकालना पड़ेगा, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ पर N2 NO और O2 का तुम्हारा क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन दे रखा है। केसी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? केसी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तुम्हारा दे रखा है N2 O2, तो ऊपर क्या लिख दोगे? N2 O2 लिख दोगे, नीचे रिएक्टेंट में क्या लिख दोगे? NO लिख दोगे, NO का स्क्वायर कर दोगे। अब बस वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू दे रखा है वैल्यू पुट करोगे तो केसी कितना निकल के आएगा? 1.607 निकल कर तुम्हारा आ जाएगा केसी, ठीक है भैया। अब हमें पता चल गया कि आप क्वेश्चन में क्या देखा है? 0.1 मोल पर लीटर, मतलब 0.1 कंसंट्रेशन का हमने NO ले लिया। अब क्या हो रहा है? अब मैंने यहां पर डायरेक्ट क्या लिख दिया? मैंने यहां पर डायरेक्ट लिखा है T इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को मैंने लिख दिया है, ठीक है भैया। मैं समझ गया आपकी बात। तो अब 0.1 इक्विलिब्रियम से क्या होगा? 0.1 अल्फा जाएगा। जिस तरह से मान के चलो C लेते तो C माइनस सी अल्फा होता ना यार, तो उस तरह से 0.1 से क्या होगा? 0.1 अल्फा माइनस हो गया। समझ में आ रहा है ना कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे C से C माइनस सी अल्फा लिया था, तो C की वैल्यू रख दो 0.1, तो क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है भैया। लेकिन अब समझने वाली ये बात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुम्हारा NO का 0.1 अल्फा माइनस कर रहे हो, मतलब अगर तुम इस केस में क्या करोगे? C अल्फा माइनस करोगे, तो प्रोडक्ट में मैंने क्या लिखा था? C अल्फा बनता है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर 0.1 अल्फा नहीं लिखना है, यहाँ पर 0.1 अल्फा नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? ये इंपॉर्टेंट है। देखो यार, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तुम्हारा NO का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, और यहाँ पे क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है? 2 मोल NO से क्या बन रहा है? 2 मोल NO से 1 मोल O2 N2 बन रहा है। ये समझ रहे हो ना? 2 मोल अगर हम NO ले रहे हैं तब क्या बन रहा है? 1 मोल N2 बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर तुम मान के चलो, अगर इसका 0.1 अल्फा जा रहा है तो इधर कितना बनेगा? 0.05 अल्फा बनेगा, जो कि क्या होता है? 0.1 अल्फा का हाफ होता है। समझ गए? यहां पर मैंने 0.5 अल्फा क्यों लिखा? यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है भैया। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया अगर मैंने C माइनस सी अल्फा लिया तो इधर भी तो C अल्फा होना चाहिए। नहीं भाई, इधर C अल्फा नहीं होगा, इधर C अल्फा बाई 2 होगा। समझ रहे हो क्यों? C बाई, क्योंकि इसका क्या है? इसका यहाँ पे तुम्हारा 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे तुम्हारा 1 है। मैं काफी ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा तो केसी की वैल्यू क्या पुट कर दो बस। केसी की वैल्यू क्या होती है बताओ? इधर की मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट क्या है? 0.05 अल्फा, 0.05 अल्फा, दोनों ही सेम होगा क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन 1 है। मान के चलो यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका यहाँ पर 2O2 रहता है, मान के चलो बस 2O2 रहता, तब क्या होता? तब इस केस में तुम 0.1 अल्फा ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है तुम्हारा? बस एक O2 है, इसलिए तुमने क्या लिखा? 0.05 अल्फा लिखा है। समझ गए ना? अब प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट क्या? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये है। अब इसकल टू क्या आया था? ये आया था, इसको पुट कर दो, इक्वेट करोगे तो अल्फा इक्वल टू 0.717 निकल के आएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है, लेकिन हाँ तुम्हें आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि ली चैटली प्रिंसिपल का, ये 2018 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विच विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा फॉर्मेशन प्रोडक्ट का किसमें होगा। मतलब अब दिया रखा है ये कौन सा रिएक्शन है, डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव में, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर क्या बने बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन किसमें जाता है, बैकवर्ड जाता है। तुमने जस्ट अगर एक्सोथर्मिक में तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर तुम टेम्परेचर कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड जाएगा। हमने बताया था ना वाइस वर्सा तो एग्जिस्ट करेगा ही। हाँ भैया, तो तुम्हें अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, देखो लिखा हुआ है ना विच विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो तुम्हें पता है ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट ज्यादा कब फॉर्म होगा, प्रोडक्ट ज्यादा तभी फॉर्म होगा जब तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड तरीके में जाए। हाँ भैया आपने सही बोला, तो एक्सोथर्मिक में अगर तुम टेम्परेचर को लो कर दोगे तब जाके क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। हाँ, और उसके साथ प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, तो देखो इस केस में क्या लिखा है, A2 + B2 = X2 बना रहा है। मतलब यहाँ पर तुम्हारा मोल क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर 2 मोल है, और यहाँ पर क्या मोल है, एक ही मोल है। समझ रहे हो ना, क्योंकि 1 + 1 यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, तो किस तरफ मोल ज्यादा है भैया, इस तरफ हमारा मोल ज्यादा है। और आपने क्या बताया था, आपने भी जस्ट बताया था, देखो अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पर मोल्स कम है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस केस में प्रेशर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, जिधर तुम्हारा मोल कम है, मोल किधर तुम्हारा कम है, मोल तुम्हारा कम है X2 के पास, तो मतलब रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, लो टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। बढ़िया, अब हम बात करते हैं अल्फा के बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, और हम बात करते हैं, देखो ये अब स्टार्ट हो चुका है आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, ठीक है। तो हमने अल्फा की बात करी, तो अल्फा के बेसिस पर इलेक्ट्रोलाइट के 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें पता है ना, जो चीज टूटती है, मतलब कोई भी एसिड हो, बेस हो, सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे मैं बात करूं तुम्हारा HCl की, तो HCl क्या होता है, H+ और Cl- में टूटता है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये तुम्हें बताया था, जैसे शुगर हो गया, पता है सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये टूटता नहीं है, ये तुम्हें बता चुका हूं सोल्यूशन में। लेकिन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, नाम से समझ रहा है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, वो पूरी तरह से टूट जाएगा, तो उसका अल्फा या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 के इक्वल आता है। और इस केस में क्या होता है, कोई भी इक्विलिब्रियम अचीव होता ही नहीं है, इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होगा इस केस में, ठीक है। और अल्फा = 1 मतलब 100% आयनाइज हो चुका है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, सब सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जितने भी सॉल्ट होते हैं सारे सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इस चीज को तुम्हें दिमाग में फिट कर देना। हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक नाम से जाना है, वीक है तो क्या होगा, इसका अल्फा <1 होगा, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन <1 होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन <1 करने का क्या मतलब हुआ, कि वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है भैया। इसके एग्जांपल क्या है, वीक एसिड और वीक बेस। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो CH3COH SCOH, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, तुम याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं मोस्टली तुम्हारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और वीक बेस में क्या होता है, NH4OH और NH3, इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है भैया, समझ गए। अब हम बात करते हैं वाटर के बारे में, तो वाटर की टर्म नाम देते हैं KW। KW का क्या मतलब होता है, आयनिक कांस्टेंट, मतलब वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, समझ गए ना। K इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, तो KW का क्या था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब प्रोडक्ट ऑफ वाटर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो KW = क्या होता है, H+ × OH- होता है। कैसे, क्योंकि यार एक बंदे ने बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम तो मुझे भी अभी याद नहीं है, कि H2O जब भी टूटता है तो क्या होता है, H+ और OH- में टूटता है। और ये बताया था उसने कि जो वाटर होता है ना, वो बोथ एसिड एंड बेस की तरह बिहेव करता है। अगर तुम्हें साइंटिस्ट का नाम होगा तो जाकर बताना कमेंट में, मैं भी देखता हूं तुम कितना पढ़ चुके हो। तो याद रखना कि H2 जो होता है वो बोथ एसिड एंड बेस की तरह बिहेव करता है, और H2O = क्या बनाता है, H++ OH- बनाता है, ठीक है भैया, समझ गए। तो KW तुम्हारा क्या हो जाएगा, H+ इंटू OH- हो जाएगा। और अगर बात करें 298 केल्विन की, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 10⁻⁻14 आती है। और अब हम कुछ नॉर्मल चीजें की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारा H+ OH- दोनों इक्वल हो तो तुम्हें पता होगा ना, न्यूट्रल कंडीशन होती है, और उसमें क्या होता है, pH तुम्हारा 7 होता है, इतना तुम्हें पता होगा। pH 7 है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। pH <7 है तो क्या होता है, एसिडिक होता है। और pH <7 है तो क्या होता है, बेसिक होता है। और अगर pH <7 है तो क्या होता है, H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है तभी तुम्हारा एसिडिक है, और pH <7 है तो मतलब क्या है, OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा है तभी तुम्हारा क्या है, बेसिक है। आई थिंक इतना पता होगा। अब हम बात करते हैं वीक एसिड और वीक बेस के केस में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीक एसिड के केस की। मान के चलो हमारे क्या है, वीक एसिडिक HX है, ठीक है, मान के चलो HX है, ठीक है भैया। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, वीक एसिड वीक बेस दोनों क्या होता है, दोनों तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, अल्फा <1 होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू कम होने वाली है, ठीक है भैया। तो मान के चलो T = 0 पे, मतलब जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इसका कुछ कंसंट्रेशन C लिया, इसका क्या बनेगा, इसका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अगर हम रिएक्शन स्टार्ट ही कर रहे हैं तो रिएक्शन स्टार्ट के टाइम पर प्रोडक्ट तो नहीं रहेगा, हाँ भैया 0 रहेगा। अब मान के चलो हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो उस टाइम पर क्या होगा, C - C, इधर क्या होगा, +C, इधर भी क्या होगा, +C। इधर से अगर C गया है तो इधर से भी C आ जाएगा, ठीक है भैया। अब अगर तुम लिखना चाहो
के इक्विलिब्रियम, और इसमें क्या होता है के इक्विलिब्रियम ना होकर के ए होता है, क्योंकि एसिड है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए, मतलब एसिड। वो क्या होता है सी अल्फा का स्क्वायर, ओके, दो तरफ सी अल्फा है तो सी अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा सी माइनस सी अल्फा, अगर तुम कॉमन लोगे तो सी 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो तुम अगर इसको काट लिखोगे तो क्या होगा के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, क्योंकि सी से सी कट जाएगा, समझ गए। तो के की वैल्यू आती है जो तुम्हें याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन नॉर्मली क्या हम देखते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, और बहुत सारे एसिड के लिए ऐसा होता है कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो जब भी अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, 1 माइनस अल्फा को तुम 1 की तरह लिख सकते हो, कि अल्फा अगर 1 से बहुत छोटा है तो तुम 1 माइनस अल्फा को 1 की तरह लिख ही सकते हो। हाँ भैया, तो के इक्वल टू क्या आ जाता है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आता है, और अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी आ जाता है। ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है अगर तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटा है, एग्जाम में दे रखा होगा, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी कि जब अगर तुम्हारा के ये निकल के आ रहा है तो एक तुम्हें शायद पता होगा कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग टाइम ऑफ एच प्लस होता है, पीओएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग टाइम ऑफ ओएच माइनस होता है। इस तरह से मैं बात करूं कि पी के इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग टाइम ऑफ पी के क्या होता है, माइनस लॉग टाइम ऑफ के होता है। उस तरह से पी के बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग टाइम ऑफ के बी होता है। ये सारी चीज तुम्हें पता होगी ना कि पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग लगा के तुम्हें उस चीज को लिख देना है। तो उस तरह से पी के इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग टाइम ऑफ के होता है। और इधर से हम एच प्लस की कंसंट्रेशन निकला जाए तो क्या होता है, एच प्लस इक्वल टू सी इंटू अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर तुम अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो अंडर रूट के इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में जो पीएच निकल के आता है वो क्या आता है, हाफ पी के माइनस लॉग सी निकल के आता है। ये तुम्हें याद रखना है। बात करते हैं हम वीक बेस की, तो वीक बेस में क्या होता है, ये तुम्हारा एमओएच है, ठीक है। एमओएच अगर तुम्हारा टूट रहा है तो क्या बना रहा है, एम प्लस और ओ एच माइनस बना रहा है। तो उस केस में क्या होता है, तुम्हारा के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। अरे कौन है यार, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो थोड़ी बाहर आ गया था, ठीक है। तो वीक बेस के केस में क्या होता है, तुम्हारा एमओएच है, ठीक है। कोई वीक बेस नाम है जिसका एमओएच है, तो एमएच क्या बना रहा है, एम प्लस और ओएच माइनस तुम्हारा बना रहा है, ठीक है। तो उस केस में के भी वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, भाई सेम सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जैसा यहाँ पर तुम्हारा के क्या निकला था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा निकला था, ठीक है, बढ़िया। और उसे लिखना चाहे तो पी के भी क्या होगा, पी के भी इक्वल होगा माइनस ऑफ लॉग टाइम ऑफ पी के भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से तुम्हें मैंने बताया था ना एक और चीज जो शायद बताना मैं तुम्हें भूल गया, को बता देता हूँ कि जो के होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, जो कि तुम्हें शायद इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में काम आता है। कि अगर मान के चलो कोई 3 कंपाउंड है, कोई भी 3 चीजें है जिसकी दे रखी है, एक की पी की वैल्यू 1 है, एक की पी की वैल्यू 2 है और एक की वैल्यू पी की वैल्यू 3 है। क्या दे रखा है, पी के का वैल्यू दे रखा है। अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो जिसकी पी के वैल्यू सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। और जिसकी के की वैल्यू सबसे कम, जिसकी के की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। समझ गए ना, ये रिलेशन तो तुम्हें समझ में आता है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तुम्हें पूरा रिलेशन याद होना चाहिए। उस तरह से सेम यहाँ पर भी निकल के आता है कि के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। अल्फा यहाँ पे क्या निकलेगा, रूट अंडर के बी बाई सी था, इधर क्या था के बाई सी। तो इतना टफ होता नहीं, अगर तुम्हें एसिड का याद है तो बेस का अपने आप याद हो जाएगा। तुम्हें दिख रहा होगा ओ एच माइनस क्या है, के बी इंटू सी का अंडर रूट है, इधर क्या था के इंटू सी का अंडर रूट था, ठीक है। और पीएच क्या है, हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, इधर क्या था तुम्हारा हाफ पी के माइनस लॉग सी। सिंपल, समझ रहे हो। और यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो के और के बी होता है ना, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, के डब्ल्यू के इक्वल होता है, याद रखना है। के और के बी का प्रोडक्ट क्या होता है, के डब्ल्यू के इक्वल होता है। और इसको हम लिखना चाहिए तो क्या बोल सकते हैं, पी के प्लस पी के बी इक्वल टू क्या होगा, पी के डब्ल्यू के इक्वल होने वाला है, ठीक है। और 298 केल्विन पे क्या होता है तुम्हारा, के डब्ल्यू माइनस 10 पावर माइनस 14 के इक्वल होता है, मैंने तुम्हें बता दिया। और उस क्वेश्चन पी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 14 निकल के आएगा, तुम्हें पता होगा ना यार। देखो जैसे तुम्हें बताता हूँ, पी के डब्ल्यू इक्वल टू क्या पढ़ा था, पी के डब्ल्यू इक्वल टू माइनस लॉग टाइम ऑफ के भी पढ़ा था। तो अगर तुम्हारा ये इसकी वैल्यू अगर 10 पावर माइनस 14 आ गई तो तुम्हें इसके लिए लॉग पता होना चाहिए। तो माइनस लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 14 क्या होता है तुम्हारा, 14 के इक्वल होता है। अगर लॉगरिथम नहीं आता तो लॉगरिथम देख कर आओ, तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए, ठीक है। और पी के प्लस पी के बी इक्वल टू कितना होता है, 14 के इक्वल होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। बात करते हैं मोस्टफल डाइल्यूशन लॉ की। ये क्या होता है, देखो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। अल्फा क्या है भाई, तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सी क्या है कंसंट्रेशन। मतलब तुम जैसे ही कोई भी क्वांटिटी को, जो भी तुम एसिड ले रहे हो, बेस ले रहे हो, उसके तुम कंसंट्रेशन को कम करोगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन तुम्हारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन कम करने पर डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा कि मान के चलो तुम किसी भी जो भी तुम एसिड लियो, बेस लियो, उसका तुम कंसंट्रेशन कम करोगे। कंसंट्रेशन कैसे कम कर सकते हो, तुम डाइल्यूशन बढ़ा के कंसंट्रेशन कम कर सकते हो। और जब तुम डाइल्यूशन करोगे या तुम कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो कंसंट्रेशन कम करोगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखना है कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। तो वही मैंने लिखा, अगर तुम सी को 0 के इक्वल रख दोगे तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। और वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा।
समझ रहे हो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम कंसंट्रेशन को बहुत कम ले लेते हैं, मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? ओस्वाल्ट डायल्यूशन लॉ की वजह से करता है। और जो अल्फा होता है वो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओगे तब भी तुम्हारा अल्फा बढ़ेगा। ये तुम्हें पता रखना है। बात करते हैं पॉली एसिड और पॉली बेस के बारे में, जिस पे 2025 में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मान के पॉली एसिड पॉली बेस का क्या मतलब है कि जिसके 2 H+ आयन निकल रहे हो, मतलब H2SO4 हो गया, समझ रहे हो, इस तरह के जिसमें 2 H+ निकल रहे हैं या 3 H+ निकल रहे हैं। अभी तक हमने क्या पता, अभी तक हमने पढ़ा HCl के बारे में, CH3COH के बारे में, जिसमें क्या निकल रहा था, बस एक ही H+ निकल रहा था। लेकिन अगर मान कि चलो कि एक से ज्यादा H+ निकल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में मान के चलो ये H2 है, H2 तुम्हारा क्या बन रहा है, H+ प्लस Ha- बना रहा है, इसका कितना हो गया, Ka1 हो गया। और Ha- जो है, जो यहाँ पर Ha- आ गया, वो क्या करेगा, वो फिर से टूटेगा, क्या बनाएगा, वो फिर से H+ और A2- बनाएगा, ठीक है। इसका K1 मान लो, इसका तुम K2 मान लो। तो याद रखना, जो भी K1 होता है ना, वो K2 से तो ज्यादा ही होता है। या मान के चलो अगर H3 वाला कोई रहता है कि जिसका 3 हाइड्रोजन रहता है, उस केस में क्या होता है, K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3। याद समझ रहे हो ना इस चीज को, कि 1 वाला तो सबसे ज्यादा होता है, 2 वाला उससे कम होता है, 3 वाला सबसे कम होता है। इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, इससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि H2SO4 जो होगा और जो HSO4- होगा, समझ रहे हो ना इस चीज को, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा भैया, जो H2SO4 है ज्यादा एसिडिक होगा। और जैसे ही तुमने एक H+ से निकाल दिया तो वो कम एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो K1 अगर ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। और यहां से जो तुम्हारा निकल के आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इस पूरे एसिड का अगर हमें K निकालना हो, ये क्योंकि ये क्या था, K1 था, ये क्या था, K2 था, लेकिन पूरे एसिड का अगर हम K निकालना तो क्या होता है, K1 इंटू K2 होता है, ये तुम्हें याद रखना। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, log K इक्वल टू log K1 प्लस log 2। तुम्हें पता होगा कि अगर गुने को, अगर तुम मल्टीप्लाई को अगर तुम log में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाता है, प्लस का साइन लग जाता है। अगर उसके लिए तुम्हें log आनी चाहिए, ठीक है ना। log नहीं आता तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं होने वाला। Kb इक्वल टू क्या होता है, Kb1 इंटू Kb2, जाकर log देख लेना, ठीक है। मैं मजाक नहीं कराना चाह रहा यार, लेकिन तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने क्या सीख लिया, अभी हमने सीख लिया वीक एसिड और वीक बेस में कैसे करते हैं, समझ में आ गया ना। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, H+ और OH- का तुम्हें याद रखना है, वीक एसिड वीक बेस में कर लोगे। और हाँ, ये जो मैं बता रहा था तुम्हें Ka और Kw वाला, वो क्या था, वो इसके लिए वैलिड है, बस एसिड बेस कंजुगेट पेयर हो तभी तुम्हारा वैलिड होगा। मतलब तुम नॉर्मली ये नहीं बोल सकते भैया मैं HCl उठा लेता हूं और NaOH उठा लेता हूं, अब मैं बोल रहा हूं भैया इसका K और इसका Kb मिलकर Kw के इक्वल हो जाएगा, नहीं भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एसिड बेस कंजुगेट पेयर होता क्या है बताऊंगा आगे, उसके लिए बने रहना, ठीक है। समझ गए इस बात को। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का पीएच की बात कर रहे थे, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, Ha मान के चलो एक एसिड है, ठीक है भैया, वो क्या बना रहा है, H+ और A- बना रहा है। और यहाँ पे मैंने इरिवर्सिबल साइन नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पर मैंने इरिवर्सिबल साइन ही बनाया, तुम देख रहे हो ना, क्योंकि क्या मैंने बोला था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तुम्हारा क्या होता है बताओ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव नहीं होती है, क्या होता है तुम्हारा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक बार बन जाता है। तो मान के चलो इनिशियल तुम्हारा क्या था, इसका कंसंट्रेशन C था, इसका 0 था, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा ही नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इंड टी ऑफ इंड, मतलब जब रिएक्शन खत्म हो गया तब क्या बचेगा, इसका 0 बचेगा और इसकी तरफ Cc आ जाएगा। मतलब तुम्हें क्या पता चला, H+ का कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ रहा है, H+ का कंसंट्रेशन जो है, जो हमने लिया था Ha का कंसंट्रेशन, उसके इक्वल आ रहा है, ठीक है भैया। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखनी है, मैं हाईलाइट कर देता हूं एनसीईआरटी पर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी है और इस पे क्वेश्चन नीट एग्जाम में अभी तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है कि अगर H+ जो है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ तक होता है वैल्यू, तब तुम क्या करते हो, तब तुम्हें वाटर का भी कंसीडर करना पड़ेगा पीएच कैलकुलेशन के लिए। इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें काफी अच्छे समझ में आएगा। और अगर H+ का जो वैल्यू तुम्हारा निकल के आ रहा है वो 10⁻⁻6 से ज्यादा है, तब तुम्हें क्या करना, वाटर का H+ नेग्लेक्ट कर देना है। और अगर H+ का वैल्यू 10⁻6 से कम है, तब तुम्हें क्या करना, pH = 7 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें बस वाटर का ही कंसीडर करना है, ठीक है। बात करते हैं हम बेस की, तो बेस के केस में क्या होता है, POH लिखते हो, पीएच नहीं लिखते हो, पता है ना। एसिड के केस में क्या लिखते हैं, पीएच लिखते हैं, बेस के केस में क्या लिखते हैं, पीओएच लिखते हैं। तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग टाइम ऑफ OH- होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन की जो कि एग्जाम में आ चुका है, पूछ रहा है पीएच, पूछ क्या रहा है, ध्यान सुना, पीएच ऑफ 0.01 मोलरिटी ऑफ NaOH क्या होने वाला है। तो हमें तो पीएच का फॉर्मूला भैया आपने बताया नहीं, हमें एक फॉर्मूला बताया है, पीओएच का फॉर्मूला बताया। तो पीओएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो तुम्हें पता है जितना कंसंट्रेशन तुम बेस का लोगे उतना ही कंसंट्रेशन मतलब आयन का ही बनेगा, बताया ना, जितना कंसंट्रेशन तुमने एसिड का लोगे या बेस का लोगे उतना ही तुम्हारा क्या H+ और OH- बनने वाला है, क्योंकि क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरी तरह से टूट जाने वाला है। हाँ भैया, तो तुम क्या लिखोगे, 0.01 पुट कर दोगे, ठीक है। तो इधर से तुम्हारा पीओएच क्या निकल के आएगा, पीओएच तुम्हारा 2 निकल गया है। अगर तुम्हारा पीओएच 2 है तो बताओ पीएच कितना होगा, 12 होगा, क्यों, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच दोनों को मिलाकर कितना होता है, 14 होता है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे एक क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें देखा है 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, जो 1% आयोनाइज्ड है, कितना आयोनाइज्ड है, 1%, मतलब अल्फा की वैल्यू 1% दे रखी है। अब पूछा गया पीएच एसिड का क्या होगा, एसिटिक एसिड का पहले पता होना चाहिए, मतलब क्या होता है, CH3COH होता है, ठीक है भैया। अब CH3COH अगर टूट रहा है तो H+ और CH3CO- में टूटेगा। अगर ये स्टार्टिंग में C है तो इधर 0 होगा, फिर बाद में क्या होगा, C- C इधर हो जाएगा C अल्फा। तो तुम्हें क्या पता चला, H+ का जो कंसंट्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, C अल्फा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और C की वैल्यू कितनी दे रखी है,
0.01 दे रखी है, मतलब 10 पावर माइनस 2 दे रखी है, और अल्फा की वैल्यू 1% है। 1% का क्या मतलब होता है? 1% का मतलब होता है 0.01 या फिर 10 पावर माइनस 2 मतलब होता है। तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 पावर माइनस 4 निकल के आएगा। और अगर H प्लस का वैल्यू 10 पावर माइनस 4 है तो बताओ पीएच का वैल्यू क्या होता है? पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टाइम ऑफ H प्लस होता है, मतलब 4 तुम्हारा पीएच की वैल्यू निकल कर आ गई। समझ गए बात को? हम बात करते हैं आगे की। जैसे पूछा जाएगा बताओ पीएच ऑफ 10 पावर माइनस 5 मोलर HCl क्या होगा? तो ये क्या है? HCl तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। पहले क्लिक करना चाहिए स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है? क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। HCl तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तो मान के चलो स्टार्टिंग में C था, इधर 0 था, बाद में क्या होगा? ये तुम्हारा 0 हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? C और C बन जाएगा। मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? C के इक्वल है। C तुम्हारा क्या है? 10 पावर माइनस 5 मोलर है। तो पीएच कितना निकल के आ जाएगा? पीएच माइनस लॉग टाइम ऑफ H प्लस, जो कि क्या हो जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पूछ रहा है पीएच ऑफ 10 पावर माइनस 8 मोलर HCl क्या होने वाला है। इधर भी तुम क्या करोगे? पहले C रहेगा, फिर 0 होगा, फिर बाद में HCl तुम्हारा 0 हो जाएगा और ये CC बन जाएगा। तुम्हारा H प्लस का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 8 तो आएगा, लेकिन उसके साथ क्या आएगा? 10 टू द पावर माइनस 7 आएगा। 10 टू द पावर माइनस 7 कहां से आया? वाटर से आया, क्योंकि अगर तुम कोई रिएक्शन कर रहे हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो पानी में करोगे ना, मतलब वाटर तो वहां पे मौजूद होगा। तो वाटर में बताया था तुम्हें, वाटर के केस में क्या होता है तुम्हारा नॉर्मली कि 10 पावर माइनस 7 तुम्हारा क्या होता है? H प्लस भी होता है, और 10 पावर माइनस 7 तुम्हारा क्या होता है? OH माइनस भी होता है। तुम्हें याद रखना है इस चीज को। तो इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने क्यों ऐड नहीं किया? तुम सोच रहे हो भैया इसमें आपने 10 पावर माइनस 7 क्यों नहीं ऐड किया? इसमें मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये दोनों क्या थे? कंपेरेबल उतने ज्यादा नहीं थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मैंने तुम्हें लिखा था ना, इसलिए ये चीज लिखी थी। देखो अगर तुम्हारा H प्लस 10 पावर माइनस 6 से 10 पावर 9 के बीच में आ रहा है, तब तुम वाटर के H प्लस को कंसिडर करोगे, जो कि कितना होता है? 10 पावर माइनस 7 फिक्स होता है। समझ गए? तो यहाँ पर तुम्हारा 10 पावर माइनस 8 था, जो कि दोनों के बीच में आ रहा था, इसलिए हमने वाटर का 10 पावर माइनस 7 को कंसिडर कर लिया। और अगर कंसिडर करोगे तो क्या निकल के आएगा? तुम इसको कॉमन लोगे, बस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पे H प्लस तुम्हारा 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 7 निकल के आएगा, जो कि pH इक्वल टू 6.97 हो जाएगा। देखो अगर यहीं पे कोई बंदा नॉर्मली कैलकुलेट करता तो आंसर क्या था उसका? pH इक्वल टू 8 आ जाता, जो कि आते ही गलत आंसर है। pH इक्वल टू 8 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें वाटर को कंसिडर करना नहीं बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में आ सकता है। अभी बोलता हूं नीट 2026 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बात करते हैं लास्ट, एक तरह से लास्ट में, इसके बाद भी एक टॉपिक है KSP का, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट। वो क्या होता है? जैसे तुम्हारा AgCl है, AgCl क्या है? तुम्हारा सॉल्ट है। तो सॉल्ट है क्या करेगा? ब्रेक करेगा Ag प्लस और Cl माइनस में, ठीक है भैया। तो K इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट में क्या है तुम्हारा? Ag और Cl है, और रिएक्टेंट में तुम्हारा क्या है? AgCl है। और AgCl तुम्हारा क्या है? सॉलिड में। क्या दिख रहा है ना तुम्हें? AgCl किसमें? सॉलिड में। और मैंने तुम्हें क्या बोला था? सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सबसे पहले बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना? तो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने तुम्हें बता रखा है कि जो भी सॉलिड का होता है वो क्या? 1 होता है। तो इसको 1 के तुम इक्वल करोगे, मतलब K इक्वल टू क्या निकल के आएगा? K इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस निकल के आएगा, जो कि KSP के इक्वल है। समझ गए? और एक और चीज होती है, अगर तुम्हें पीपीटी बनाना है तो आयनिक प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो KSP से ज्यादा होना चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब ये है और KSP का मतलब ये है। समझ गए इस बात को? बढ़िया, वो तुम क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। बात करते हैं हम KSP और सॉल्वेटी का क्या रिलेशन होता है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक बात को समझना, मान के चलो ये AgCl है, ठीक है भैया, ये Ag प्लस और C माइनस में टूट रहा है। AgCl का हमने लिया 1 मोल, स्टार्टिंग में हमने कितना लिया? 1 मोल लिया। ये 0 पर होगा, इक्विलिब्रियम जैसे ही आएगा तो क्या होगा? 1 माइनस S होगा, इधर S और S हो जाएगा। S क्या है तुम्हारा? S मतलब सॉल्युबिलिटी है, ठीक है? S मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी है। तो KSP तुम क्या लिख सकते हो? KSP तुम लिख सकते हो ना S माइनस S इंटू S इक्वल टू S स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो? और 1 माइनस S को हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना AgCl क्या है? सॉलिड में, तो इसका क्या हो जाता है? 1, वो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो KSP क्या निकल के आया? S स्क्वायर का इक्वल निकल के आया, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं BaCl2। तो BaCl2 क्या बना रहा है? Ba प्लस और 2Cl माइनस बना रहा है। तो अब तुम देखोगे, मान के चलो ये इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? डायरेक्ट ने इक्विलिब्रियम का लिख दिया, ये 1 माइनस S हो जाएगा, ये S होगा और ये 2S हो जाएगा। तो KSP तुम्हारा क्या निकलेगा? फिर से ये S हो जाएगा और इधर का क्या लिखेगा? 2S का स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्या होगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। नॉर्मली तुम्हें पता है ना K का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था। तो वही तुम्हें भी यहाँ पे सेम यूज करना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को तो जोड़ना ही जोड़ना है। और रिएक्टेंट का क्या है? 1 होता है, बता ही दिया। तो KSP क्या होता है इस केस में? 4 स्क्वायर 4s क्यूब निकल के आता है, 4s क्यूब निकल के आता है। उस तरह से हम बात करते हैं एक और Al2S3 की, इसमें क्या निकल के आता है? 108 S की पावर 5 निकल के आता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट है, तुम समझ पा रहे हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये क्या है तुम्हारा? ये AB सॉल्ट है, तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पर क्या A और B, यहाँ पर AB सॉल्ट है। ये कौन सा सॉल्ट है? AB2 सॉल्ट है। क्यों भैया? क्योंकि BA है और Cl2 है, तो ये कौन सा सॉल्ट है? AB2 टाइप ऑफ सॉल्ट है। और ये कौन सा सॉल्ट है? ये A2B3 सॉल्ट है। समझ रहे हो? तो तीनों का KSP तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। और KSP क्या होता है? KSP सॉल्वेटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कि जितनी ज्यादा KSP होगी उतनी ज्यादा जो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्युबल होगा। जितना ज्यादा KSP उतना ज्यादा सॉल्युबल, और उतना कम प्रेसिपिटेट बन सकता है। सॉल्वेटी और प्रेसिपिटेशन आपस में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुम देख सकते हो AgCl, AgBr, AgI का KSP का ऑर्डर देखा है तो सॉल्वेटी का ये आता है। और जो AgF होता है वो तुम्हारा 100% सॉल्युबल होता है, तो उसके लिए KSP डिपेंड नहीं होता। KSP उसी सब्सटेंस के लिए डिफाइंड होता है जो कि 100% सॉल्युबल नहीं हो, जो थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो, थोड़ा बहुत इनसॉल्युबल हो, ठीक है ना? बात करते हैं मैं क्वेश्चन की, इसमें देख रहा है देखो, रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी इन ऑफ AgCl इन 0.5 मोलर KCl
सॉल्यूशन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। तो होता क्या कॉमन आयन, तुम्हें बताता हूं। अब तुमसे पूछा गया सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर KCl। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, इसलिए मैं तुम्हें बताया हूं क्वेश्चन करके, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। होता क्या है कि अगर मान के चलो AgCl क्या बना रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस बना रहा है, तो मान के चलो कि समझ रहे हो ना, ये 1 माइनस एस हो गया होगा, तो यहाँ पर S आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, S प्लस 0.1 आएगा। क्यों 0.1 आया समझ में आ रहा है, क्योंकि KCl की वजह से क्या आएगा, अगर हम 0.1 मोलर KCl लिए तो ये K प्लस और Cl माइनस देगा, और ये क्या करता है, KCl तो तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पूरा टूट जाएगा और क्या बनाएगा 0.1 मोलर Cl। तो KCl के कारण से कितना क्लोराइड आ रहा है, KCl के कारण से भी 0.1 क्लोराइड आ रहा है। तो मतलब क्या कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है कि क्लोराइड आयन एक तो तुम्हारा AgCl से आ रहा है और साथ में KCl से भी आ रहा है। तो पॉइंट आएगा भैया हम कौन से क्लोराइड आयन को बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन का चैम्बर है तो उसमें दोनों तरफ से क्लोराइड आ रहा है। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे ना S प्लस 0.1 को हम क्या मानते हैं, 0.1 के इक्वल मानते हैं। क्यों, क्योंकि जो S की वैल्यू होती है ना वो बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl जो है वो तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो जो 0.1 निकल रहा है बहुत ज्यादा है, समझ गए। तो KSP इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, KSP इक्वल टू तुम लिख देखो S इंटू S प्लस 0.1 लिखोगे, लेकिन 0.1 बोला ना यहाँ पर, क्यों होगा 0.1 बहुत ज्यादा होता है S के कंपेयर में, इसलिए क्या होता है तुम्हारा KSP इक्वल टू S इंटू 0.1। यहाँ पर जो तुम्हारा S प्लस है वो S नेग्लिजिबल हो जाता है, उसको हम 0 मान लेते हैं, समझ गए ना, क्योंकि S इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। ये होता ही है नॉर्मली, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बोला ना बहुत कम होती है नॉर्मली, समझ गए भैया। तो अब KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है, KSP की वैल्यू दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुम्हारा 10⁻10 है, तो 10⁻10 इक्वल टू S इंटू 0.1। तो S की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, S की वैल्यू 10⁻9 निकल के आ गई। तो ये क्या निकला, ये हमारा लिखा सॉल्युबिलिटी इन द केस ऑफ जब तुम्हारा 0.5 मोलर KCl प्रेजेंट है। जब तुम्हारा 0.5 मोलर KCl प्रेजेंट है उस केस में सॉल्युबिलिटी ये आ रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब वाटर प्रेजेंट है, जब वाटर ही पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में नॉर्मल सी बात है भैया कि AgCl है तो Ag प्लस Cl माइनस बना रहा है, यहाँ पे तो KSP इक्वल टू S स्क्वायर, तो S इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट KSP, और अंडर रूट KSP क्या होगा 10⁻10 को अंडर रूट करोगे तो 10⁻5 निकल के आएगा, और रेशियो तुम निकालना चाहो तो रेशियो पुट कर दो, -9 और -5 का रेशियो क्या होगा, -4 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। बात करते हैं और क्वेश्चन की, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है कितना 4 इंटू 10⁻8 दे रखा है, पूछा गया मोलरिटी क्या होगा, तो KSP इक्वल टू हमें पता है S स्क्वायर होता है, अगर AB टाइप का सॉल्ट है बताया ना क्या होता है S स्क्वायर होता है, तो S स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो S की वैल्यू इतनी निकल के आएगी, और वही इसका आंसर है। जो मोलरिटी है और जो सॉल्युबिलिटी होती है दोनों सेम चीज होती है, क्योंकि दोनों क्या डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन डिनोट कर रहा है, ठीक है भैया। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को तुम खुद सॉल्व कर लेना क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि बफर क्या करता है, तुम्हारा चेंज इन पीएच को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। क्या करता है, चेंज इन पीएच को रेसिस्ट करता है। बफर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है मिक्स। सिंपल बफर का मतलब है जो वीक सॉल्ट और वीक बेसिड के सॉल्ट से बना होता है, समझ रहे हो। जैसे मैं बोल के चलूं CH3O क्या होता है, वीक एसिड होता है, और वीक बेस को ही मान लो, वीक बेस जो भी होता होगा उसको तो मान लो। तो वीक एसिड और वीक बेस से तुम्हारा क्या बनता है, जैसे NH4OH होता है तुम्हारा वीक बेस। तो जो भी वीक एसिड और वीक बेस का जो भी सॉल्ट होगा वो तुम्हारा क्या होता है, वो तुम्हारा सिंपल बफर होता है, समझ गए ना इस पार्ट को। मतलब CH3CONH4 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सिंपल बफर, याद रखना। क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। बात करते हैं मिक्स बफर की, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। वो क्या होता है, एसिड बफर और बेस बफर, उसके दो मतलब टाइप्स होते हैं। मिक्स बफर के दो टाइप है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड प्लस इस कंजुगेट बेस। अब बताता हूं तुम्हें कंजुगेट बेस का कांसेप्ट क्या होता है। देखो मान के चलो हमारे पास क्या, ये तुम्हारा CH3COH क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है, अब तो इतनी बार याद हो चुका होगा, ठीक है। और CH3COH क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो जब ये टूटता है ना H प्लस और CH3CO माइनस में, तो होता क्या, जो CH3CO माइनस हो रहा है वो क्या होता है, तुम्हारा कंजुगेट बेस होता है। मतलब अगर तुम किसी भी एसिड से अगर तुम H प्लस को रिमूव कर दोगे तो जो चीज बचता है वो क्या बचता है, उसका कंजुगेट बेस बचता है। इसी तरह से अगर तुम किसी भी बेस से अगर तुम OH माइनस हटा दोगे तो जो तुम्हारा उसके अलावा वाला चीज बचेगा वो क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड बच जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, वही होता है। जैसे ये हो गया एसिड, ये हो गया इसका कंजुगेट बेस। तो वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस क्या होता है, एसिडिक बफर होता है। या फिर वीक एसिड प्लस इस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वो भी तुम्हारा एसिडिक बफर होता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूं तो यहाँ वीक एसिड क्या हो जाएगा, CH3COH हो जाएगा, हाँ भैया। और इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैं मान के चलो इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा, CH3COONA। ये तुम्हारा क्या काम करेगा, ये काम करेगा तुम्हारा एसिडिक बफर की तरह। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इस पे इतना एम्फसाइज कर रहा हूं, समझ रहे हो। ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया वीक एसिड, और ये क्या हो गया तुम्हारा इट्स सॉल्ट। इसका सॉल्ट हो गया किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्योंकि तुम सोचो Na आ रहा है, Na का मतलब क्या हुआ, Na कहां से आ रहा होगा, NaOH के साथ आ रहा होगा, और NaOH क्या होता है, आपस में एक NaOH तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तुम्हारा एसिडिक बफर होता है, समझ गए बात को। और बेसिक बफर क्या होता है, वीक बेस प्लस इट्स कंजुगेट एसिड, या फिर वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, समझ गए। और अगर तुम्हारा
एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर तुम्हारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, मतलब बिल्कुल वाइस वर्सा होता है, याद तुम्हें रखना है। बढ़िया, हम बात करते हैं फॉर्मूले की कि पीएच इक्वल टू होता है पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और पीएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, ये एसिडिक बफर के लिए बेसिक बफर के लिए ऑब्वियस बात, यहाँ पर एसिड आ रहा है तो एसिडिक बफर, और यहाँ पे बेस आ रहा है तो बेसिक बफर तुम्हें याद रखना है। और बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी होता है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा पीएच, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होती है, गुड बफर। जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बफर अच्छा होने वाला है, समझ रहे हो, उतना ज्यादा वो पीएच को रेसिस्ट कर पाएगा, क्योंकि बफर का काम क्या है, पीएच को रेसिस्ट करना कि पीएच चेंज नहीं हो पाए। तो जितना ज्यादा अच्छा बफर होगा उतनी ज्यादा उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर हम बात करें अगर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी चाहिए तो उसको क्या होना पड़ेगा, उस केस में हमारा पीएच को बहुत कम होना पड़ेगा, डेल्टा पीएच को, और डेल्टा पीएच जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा पीएच अगर हमें जीरो चाहिए तो दोनों के लिए अलग अलग केस निकल के आता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अगर तुम्हें डेल्टा पीएच जीरो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को तुम्हें जीरो करना पड़ेगा, उसके लिए पीएच इक्वल टू पीके होगा, मतलब सॉल्ट इक्वल टू एसिड, समझ रहे हो। अगर तुम्हें मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कभी भी क्वेश्चन में लिख रखा है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। और अगर तुम्हें लिखा हुआ है बेसिक बफर तो इसमें क्या होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन सिमिलर होने वाला है, मतलब इक्वल होने वाला है, समझ गए। बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो इसमें दिया हुआ है तुम्हारा पीएच ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, जिसमें क्या है 50 ml ईच ऑफ 0.10 मोलर सोडियम एसिटेट है और एसिटिक एसिड है। अब तुम्हें पूछा दिया नहीं है कि बफर है, तुम्हें समझना पड़ेगा। सोडियम एसिटेट मतलब क्या हो गया, CH3CONA हो गया, और यहाँ पर एसिटिक एसिड का मतलब क्या हो गया, CH3COOH हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट तुम्हें बताया था ना, ये चीज क्या होती है, ये चीज तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी एसिडिक बफर होती है। तो एसिडिक बफर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। पीएच तुम्हारा क्या है, पीएच तुम्हारा पूछा गया, पीके तुम्हारा दे रखा है ना 4.7, हाँ भैया दे रखा है पीके, तो वैल्यू पुट करो 4.7, लॉग ऑफ दोनों का कंसंट्रेशन दे रखा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, सॉल्ट का है तुम्हारा 0.10 और इसका क्या है 0.01। अब पुट करोगे तो लॉग 10 निकल के आएगा, कैलकुलेट करने पे लॉग 10 की क्या वैल्यू होती है, 1 के इक्वल होती है, जो कि क्या होगा 5.57 तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एक और क्वेश्चन की, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो उसको हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या होता है, के होता है। ठीक है, जैसे मैं तुमको बताया था ना, के बताया था, के भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है, इसको तुम्हें डायरेक्ट ना लिख के ऐसा लिखा हो सकता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो घबराना मत कि भैया ये क्या आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हारा के का दूसरा नाम है, तो वो दे रखा है कितना है 1 × 10⁻⁴ दे रखा है वीक एसिड के लिए। अब पूछा गया अगर हमें बफर बनाना है जिसका पीएच 5 है तो बताओ सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो क्या होना चाहिए। तुम्हें पता है पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, पीएच तुम्हारा दे रखा है 5 है, और अगर के का वैल्यू उतना है तो बताओ पीके का वैल्यू क्या होगा, पीके का वैल्यू भैया 4 हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, मतलब लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, मतलब सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो क्या होगा 10 पावर, बताओ क्या होगा 10:1 हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग अगर आता होगा तो समझ गए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। सॉरी यार थोड़ा सा अगर तुम्हें मतलब मैं थोड़ा वो लगाऊंगा, लेकिन मतलब गर्मी काफी ज्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा है। तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो, कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट वगैरह कर देना, और तब तक हाइप वगैरह भी कर देना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, लव यू ऑल, बाय बाय।